हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ही दी थी, आज भी मैं इंट्रोडक्शन ही देने जा रही हूँ। जल्दी से लास्ट लेक्चर की एक छोटा सा मैं आपको रिकैप अभी करा देती हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मैंने आपको बताया था कि आपको इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो अलग अलग टॉपिक बता रही हूँ मैं। इनवर्स फंक्शन हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस में आ जाता है, चैप्टर 1 है क्लास 12 का, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने क्लास 11th में पढ़े हैं। उन सब के बारे में पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उनके डोमेन रेंज मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिए थे। मैंने ये भी बताया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक या कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तब होता है जब वो 1 1 एंड ऑन टू बोथ हो, यानी बाइजेक्टिव हो। लेकिन जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो अपने पर्टिकुलर डोमेन के अंदर ना तो 1 1 होते हैं ना ही ऑन टू होते हैं। ये बात भी हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। फिर जब ये बाइजेक्टिव ही नहीं है तो हम इनके इन्वर्स की बात क्यों कर रहे हैं? तो हमने साइन एक्स, केवल मैंने साइन एक्स डिस्कस किया था, हमने साइन एक्स के डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था। उसके लिए एक फिक्स डोमेन चूज किया जिसे हमने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बोला, और उस डोमेन में साइन 1 1 भी था, उस डोमेन में साइन ऑन टू भी था। तो उस पर्टिकुलर डोमेन में वो इन्वर्टिबल आ रहा था, और मैंने साइन एक्स का ग्राफ भी बताया था। आज के लेक्चर में मैं 6 के 6 जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका ग्राफ आपको बताऊंगी। उनके इन्वर्स फंक्शंस को विद ग्राफ मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूं। तो सबसे पहले बेटा साइन एक्स से मैं स्टार्ट करूंगी दोबारा से। साइन एक्स का जो डोमेन मैंने आपको बताया था वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, यानी कि हर रियल नंबर पे आप साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लेकिन जो इसकी रेंज थी वो केवल -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल था हमारा। समझ में आ रही है बात? और मैंने इसको ये भी बताया था कि अगर आप साइन एक्स को रियल टू रियल डिफाइन कर रहे हो तो ये 1 1 ऑन टू नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको रियल से -1 to 1 डिफाइन कर रहे हो तो ये आपका बाइजेक्टिव हो जाएगा। ये सारी बातें लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर ली थी। अब पहले हम इसको ग्राफ से डिस्कस करते हैं। साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं, क्लास 11th में आ जाता है। ये देखो भाई, मान लीजिए एक्स एक्सिस पर मैं एंगल्स ले लेती हूँ। रियल है तो 0, 90, 180 और 3π/2, और ये हो गया भाई 2π। इधर आओगे तो -90, -180, -3π/2 एंड सो ऑन। और ये हो गया बेटा जी 1, और ये हो गया हमारा -1। 0 पर वैल्यू 0 होती है, π/2 पर 1 होती है, पाई पर 0, 3π/2 पर -1। और ये आपका साइन एक्स का ग्राफ ऐसे चलता है, और ऐसे ही ये ग्राफ आपका लेफ्ट साइड में चलता है। ठीक है। और मैंने 1 1 ऑन 2 के लिए बताया था कि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ ब्लू कलर से एक लाइन कहीं भी ड्रॉ कर लूँ, मान लो ये हाफ है, ध्यान देना मेरी बात पर, मान लो ये हाफ है, तो यहाँ से जब मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो वाई एक्सिस पर जो 1/2 वैल्यू है उसके लिए एक्स की बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी आ गई हैं जहाँ साइन की वैल्यू 1/2 होती है। समझ में आ रही है बात? यानी कि ये ग्राफ को ये लाइन मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 तो है नहीं। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। आप अब एक बार इसको केवल इतना देखो, इस ग्राफ को ध्यान से देखना। ये सब भाई लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, बट क्योंकि अब हम सारे के सारे करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो क्यों ना इनको भी डिस्कस कर ले, है ना। तो देखो जरा जल्दी से, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश हो गया बेटा, और यहाँ तक देखो आप, ये हो गया -1 ना, यहाँ तक देखो अब आप, ये 1 1 है। -90 से 90 तक जब यहाँ से मुड़कर ऐसे आपका ग्राफ जाता है और ऐसे टर्न करता है तो एक एंगल पर साइन की एक ही वैल्यू आ रही है। तो ये वो इंटरवल हमने देखा था जिसको हमने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, क्योंकि साइन का डोमेन वैसे तो रियल नंबर होता है, साइन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, लेकिन इस डोमेन को
हमने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था। किस लिए? 1/1/2 बनाने के लिए साइन को 1/1/2 क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमने उसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो ये हमने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था। तो इस इंटरवल में साइन 1/1/2 था, तो इस इंटरवल में साइन इन्वर्टिबल था। साइन इन्वर्टिबल था तो जब मैं ले रही हूँ साइन x इज इक्वल टू वाई, तो x मेरा हो रहा था साइन इनवर्स y। अब इस इनवर्स फंक्शन का जो हमारा डोमेन है वो देखेंगे भाई, ये हमारा -1 से 1 होगा और इसकी जो रेंज हमारी जाएगी वो -90 to 90 क्लोज्ड इंटरवल में जाएगी। ठीक है, तो ये अब आपके मन में ये आएगा कि भाई यहीं पे क्यों रिस्ट्रिक्ट किया, आगे भी तो 1/1/2 हो सकता था। बिल्कुल हो सकता है भाई, ध्यान से देखो। अब आप एक बार ये हो गया आपका पाई, और थोड़ा और आगे बढ़ा दें तो ये हो गया 3π/2। ठीक है, अब पाई पे 0 और 3π/2 पे -1। मैं यूज करती हूँ ब्लू कलर, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है ये भी आपका क्या है, 1/1/2 नेचर का है। 90 से 270 तक भी ये हमारा जो फंक्शन है ये 1/1/2 है, तो यहाँ भी इन्वर्टिबल है। इससे आगे भी इन्वर्टिबल है 5π/2 तक, और इधर भी इन्वर्टिबल है। तो क्या केवल हम इस एक इंटरवल को डिस्कस करेंगे? नहीं, आप ध्यान देंगे कि हम ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन बना लेंगे जिनके लिए साइन का इन्वर्स डिफाइन होगा, और वो इंटरवल्स आपके हो जाएंगे -90 to 90, फिर 90 to 270, यानी कि π/2 to 3π/2, फिर बेटा जी 3π/2 to 5π/2, 5π/2 to 7π/2 एंड सो ऑन। और ऐसे ही आपका लेफ्ट में चलेगा -3π/2 -π/2 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट इंटरवल्स मिलने वाले हैं जिनमें हमारा साइन x 1/1/2 होगा, और उन सभी इंटरवल्स के लिए साइन फंक्शन इन्वर्टिबल रहेगा। और एक बात ध्यान रखने की, जिस इन सभी इंटरवल्स में जो ये वाला इंटरवल होगा, ये सब मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, मतलब जब भी हम कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और हमसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाएगी, तो हमें उस इन्वर्स फंक्शन की प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर ही आंसर देना होगा। अगर हमसे जनरल आंसर पूछा जाएगा तो वो n लगाकर हम सब में से किसी भी सभी ब्रांचेस का जो कॉमन आंसर होगा वो देंगे। सिर्फ ये फ़र्क है। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अब हम इसी तरह से रिस्ट्रिक्ट करेंगे उस डोमेन में जिस डोमेन में वो फंक्शन 1/1/2 होगा, और फिर साथ के साथ हम उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी देखेंगे कि भाई साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है कि भाई साइन का आंसर -1 to 1 है। अब सुन लो मेरी बात भाई, मैंने लास्ट उसमें भी बताया था, मान लो आपको कह दे साइन इनवर्स 0 निकालो, तो साइन इनवर्स 0 का मतलब होगा वो एंगल जिन पर साइन की वैल्यू 0 होती है, तो वो एंगल हो गया 0 डिग्री, या 0 लगा लो, पाई हो गया, 2π हो गया, 3π हो गया, और साथ में अगर हम ले तो -π हो गया, -2π, -3, मतलब पाई के जितने भी मल्टीपल हैं उन पे साइन 0 होता है। तो ये तो सारे ही हमारे आंसर आ गए, लेकिन इनमें से जो ये वाला आंसर है 0, ये हमारी प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा प्रिंसिपल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी कि साइन इनवर्स 0 की वैल्यू nπ है, जिसमें n हमारा क्या है, एक इंटीजर है। ये रिजल्ट आप क्लास 11th में भी कर चुके हो। किस तरीके से कर चुके हो कि अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू nπ होती है, जहाँ n एक इंटीजर होता है। वहाँ हमने इस तरह किया था, यहाँ हम इसको इन्वर्स की फॉर्म में कर रहे हैं। देखना ध्यान से, साइन थीटा 0 है तो थीटा वो एंगल है जिस पर साइन 0 है। अब इन्वर्स बनाने के लिए इसको क्या सिखाया था मैंने कि राइट में ले जाएंगे तो थीटा कहलाएगा साइन इनवर्स 0। बात समझ आ रही है? यानी वो एंगल जिस पे साइन 0 है, ये सारे एंगल्स होंगे। अब अगर इस क्वेश्चन के लिए आपको केवल प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है तो आप 0 लिख के अपना आंसर छोड़ दोगे, लेकिन अगर आपको इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है तो आप इसको nπ लिखोगे, जहां n एक इंटीजर है।
समझ में आ रहा है कुछ आपको? कोई भी डाउट है मुझे ज़रूर लिखना है कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर। तो ये मैंने साइन का बताया है। अब हम पहले साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं, फिर कॉस और कोस इनवर्स को डिस्कस करेंगे। अब हम एक साथ दोनों फंक्शंस का ग्राफ यहाँ डिस्कस करेंगे। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो ग्राफ वाला पोर्शन है दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, मतलब दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं डिलीटेड सिलेबस भी करवाऊंगी। पहले मैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर अपलोड कर दूंगी, उसके बाद 1 या 2 लेक्चर जो भी बनेंगे उनमें जो रिड्यूस सिलेबस है आपका वो भी मैंने कवर करवाना है, ताकि आपको किसी भी कंपटीशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो बेटा, मैंने पहले ही थोड़ा सा स्केच बना लिया है। वाई साइन एक्स, हम यहाँ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जिसका डोमेन का मतलब एक्स के प्लेस पर जो वैल्यू रखोगे वो सारे रियल्स होंगे, और जो इसकी रेंज आएगी यानी वाई की जो वैल्यू आएगी वो -1 और 1 के बीच आएगी। इसको तो मैं बहुत बार ड्रॉ कर चुकी हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। π/2 पे 1, पाई पे 0, 3π/2 पे -1, 2π पे 0, -π/2 पर -1। तो ये ग्राफ आपका ऐसे चलेगा। और भाई ये तो हम अपना उसमें भी कर चुके हैं क्लास 11th में, ठीक है। तो ये तो साइन एक्स का बिल्कुल सिंपल सा है। अब हम बात करें साइन इनवर्स एक्स की, तो अब आपने बात का ध्यान रखना है कि अब वाई एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां हम एक्स के प्लेस पर ये वैल्यू रखेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है, यानी कि यहाँ जो वैल्यूज आएंगी वो -1 और 1 आएंगी। भाई क्यों? अब तुम देखो ना, मैं तुम्हें कह दूं कि साइन इनवर्स 2 निकालो, अब साइन की वैल्यू 2 तो किसी भी एंगल पे होती ही नहीं है, हमने आज तक देखी ही नहीं है, तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। तो अभी बहुत कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। तो इसका जो डोमेन होगा वो -1 to 1 होगा, ठीक है। मैंने और वैल्यूज ली नहीं है, आगे आप लेना चाहो तो यहाँ 2 -2 शो कर सकते हो। और इसकी जो रेंज होगी, प्रिंसिपल रेंज, वो -90 to 90 रहेगी, प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। अब बात को ध्यान से सुनना है कि जब यहाँ मैं 0 रखती हूँ तो वैल्यू 0 आएगी, जब मैं यहाँ हाफ रखती हूँ तो मेरी वैल्यू 30 डिग्री आएगी। ये 90 है तो भाई 90 का हाफ 45, ये लगा लो, यहाँ पर कोई 30 आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। और जब साइन के प्लेस पर मैं 1 रखती हूँ तो ये मेरा π/2 यहाँ आएगा। सुन लो, मोटा मोटा ग्राफ बनाएंगे भाई। जब मैं यहाँ 1 रखूँगी, साइन इनवर्स 1 कितने डिग्री पे होता है? π/2 पे होता है। अब हम वापस चलेंगे तो इस तरह से मेरा ये ग्राफ, अब जब 0 है तो फिर पाई है, ध्यान से देख लेना, 0 है तो फिर पाई है, और माइनस, थोड़ा छोटा कर लो इसको, -1 है। अगर मैं यहाँ -1 रखती हूँ तो मेरा पहला आंसर जो आएगा वो -π/2 आएगा, और पाई पे 0 आएगा। जब -1 है तो वो 3π/2 पे भी -1 आएगा। भाई -1 -π/2 पे आएगा, और -1 वैल्यू हमारी 3π/2 पे भी आएगी। देखो ऐसा करो, मोटा मोटा ग्राफ के लिए 0 आएगा, 0 पे 0 आएगा, पाई पे 0 आएगा, 2π पे 0 आएगा, 3π पे 1 ले लो। 1 कितने पे आएगी हमारी वैल्यू? पाई पे आएगी। और 5π/2 हमारा फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है तो यहाँ आएगी। -1 किस किस पे आएगी? -π/2 पे आएगी, -3π/2 पे आएगी। तो ये ग्राफ आपका ऐसे चलता चला जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा कंजस्टेड है तो ये आपको ऐसा लग रहा होगा। यहाँ जाएंगे -3π/2 पे वैल्यू 1 आएगी भाई, ठीक है ना। तो ये आएगा, और फिर हमारा -3π पे फिर से 0 हो जाएगा। और ये इस तरह से आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ होगा। इसकी जो डोमेन है आप देख सकते हो कि जो कुछ है ये सारा -1, पूरा का पूरा ग्राफ की डोमेन तो -1 और 1 के बीच में है। रेंज वैसे तो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल रेंज होगी वो ये हो जाएगी -π/2 to π/2।
समझ में आया यहाँ तक? आपको समझ आया या नहीं? ग्राफ अगर कुछ स्टूडेंट्स को ना समझ आए तो आप स्किप कर सकते हो, वैसे बिल्कुल मुश्किल नहीं है ये। इसको ऐसे हमने पकड़ा, ग्राफ को सुनना मेरी बात, और ऐसे रोटेट कर दिया, लेकिन ये वैल्यूज़ वाई एक्सिस पर शो हो रही हैं और ये वैल्यूज़ एक्स एक्सिस पर। आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करके देखना, इसको रोटेट करोगे तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा और इसको रोटेट करोगे तो ये वाला ग्राफ आपका बन जाएगा। अब हम कॉस, ये अब आप इसको अच्छे से समझ लेना, ये साइन एक्स का डोमेन और रेंज, और ये साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है। अब हम कॉस एक्स को डिस्कस करते हैं कि किस इंटरवल में वो इन्वर्टिबल होता है और उसका ग्राफ देखते हैं। अब जैसे हमने साइन और उसके इन्वर्स को डिस्कस किया है, उसी तरह कॉस को देखते हैं भाई। मैंने सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ की है, ग्राफ मैं आपके आगे ड्रॉ करूंगी। कॉस एक्स की रेंज और डोमेन लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने पहले भी बोल दिया था, उसको आपने देखना है, समझना है। तो पहले हम कॉस एक्स का ग्राफ देखते हैं। कॉस की वैल्यू 0 पे 1 होती है और π/2 पे 0 होती है, पाई पे -1 होती है। कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स थे क्लास 11th में जो आपको ग्राफ ड्रॉ करने में मदद कर सकते हैं। cos n पाई का मतलब -1 की पावर n होता है, और cos 2n + 1 π/2 यानी π/2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं उन पर cos 0 होता है। यानी π/2 पे 0 है, 3 π/2 पे 0 है, -π/2 पे 0 है, -3 π/2 पे 0 है। पाई पे वैल्यू -1 पाएगी और 2 पाई पर वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है। और -π पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी, क्योंकि नहीं -1 ही आएगी, ठीक है, क्योंकि cos -π और cos π सेम होता है। तो अब आप जब इसको ड्रॉ करोगे तो आपका ग्राफ ये इस तरीके से जाने वाला है। देख लो, साइन और कॉस में कोई फ़र्क नहीं लगता है ज़्यादा, लेकिन अभी मैं अगर इसी पर आपको साइन का ग्राफ बताऊं तो बेटा जी साइन का रफली बताऊंगी, क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा। साइन का ग्राफ ऐसे चलता है और ये 90 पे 1 होता है इधर, और ऐसे चलता है, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? 3 π/2 पे -1 होता है तो ऐसे चलता है और ऐसे। दिखने में एक जैसा लगता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट और इनका जो टर्निंग पॉइंट उनमें डिफरेंस होता है। तो ये साइन का ग्राफ को कोस से आप मिक्स मत कर देना, थोड़ा सा यहाँ बेस आपका क्लियर होना चाहिए। ये आ गया cos x। अब हमने क्या करना है, हमने वो इंटरवल देखना है जिसमें ये 1 1 है और on 2 है। जिस इंटरवल में ये 1 1 on 2 होगा वहाँ पर हमारा ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, अब आप एक बार 0 से इधर से चेक करो और इधर से और इधर तक केवल इतना ग्राफ, ये लाइन और ये लाइन, और इस ग्राफ को आप डिस्कस करो। ये ग्राफ इतना पूरा 1 1 है। अगर हम यहाँ x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो पूरे ग्राफ को केवल एक ही जगह पर कट कर रही है, तो ये बाइजेक्टिव है इस एरिया में। तो इस एरिया में हमारा जो कॉस फंक्शन है वो इन्वर्टिबल हो जाएगा। अगर y cos x है तो x हमारा बन जाएगा cos इनवर्स y इस इंटरवल में। फिर वही बात आ गई, क्या इसी इंटरवल में है? नहीं, तो इतना इतना इंटरवल आगे और बढ़ाते चलो। ये इसमें भी है, इधर आ जाओ तो इसमें भी 1 1 on 2 है, आगे 2 पाई पे जाओगे तो बहुत सारे इंटरवल्स हैं। बट दिस वन जो मैंने शेड किया है ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ जाएगी, यानी 0 से पाई का क्लोज्ड इंटरवल कॉस इनवर्स एक्स का। तो यहाँ मैंने कॉस इनवर्स फंक्शन लिखा हुआ है, इसका डोमेन अब हमारा क्या हो जाएगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का दोनों का डोमेन सेम रहता है -1 से 1 के बीच में, क्योंकि कॉस फंक्शन, कॉस की जो रेंज है, देखो एक सिंपल सी बात मैंने आपको जब इनवर्स फंक्शन बताया था कि f एक फंक्शन है a से b पर, तो f का जो इनवर्स होगा वो b से a पर डिफाइन होगा। तो इसकी जो रेंज है या इसका जो कोडोमेन है वो f इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। कोस फंक्शन की जो रेंज लगा लो या कोडोमेन लगा लो वो -1 से 1 है, उल्टा कर दो इसको, तो कोस इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 to 1 हो जाएगा। लेकिन कोस इनवर्स की जो रेंज है वो r नहीं होगी,
क्यों? क्योंकि उसमें वो 1 1 ऑन 2 नहीं है, डिफाइंड नहीं है। इस डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया 0 से पाई पर, और वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन cos x का जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो cos इनवर्स x के लिए रेंज बन जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इस बात को मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ रेंज से मतलब होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, कई जगह मेरी बात, एक और मुझे बात याद आ गई, जो cos इनवर्स है उसे आर्क फंक्शन से भी बोल दिया जाता है, आर्क कॉस फंक्शन ऐसे लिख दिया जाता है। तो आपको वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोसाइन भी कह देते हैं, ये कॉस इनवर्स को ही डिनोट करता है, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, तो ये मेन है भाई, मेन जो दो बातें आपने समझनी है कि जो कॉस का जो कोडोमेन है, रेंज है, वो कॉस इनवर्स का डोमेन बन जाएगा, और इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो वो उसकी रेंज बन जाएगी। तो ये कॉस इनवर्स हो गया -1 to 1 से 0 to पाई तक। ठीक है, अब जल्दी से इसका ग्राफ देखते हैं। मेन पॉइंट्स पर हमने ग्राफ देखने हैं। 0 वैल्यू होती है कॉस की π/2 पर, ठीक है, और -π/2 पर, और 3π/2 पर, 5π/2 पर, -3π/2 पर, और 5π/2 पर। 1 वैल्यू होती है 2 पाई पर, और 1 वैल्यू होगी -2 पाई पर। ठीक है, -1 वैल्यू होगी -पाई पर और +पाई पर। अब ये पॉइंट्स को आप ऐसे रोटेट करते हुए चलो, आपको ग्राफ मिल जाएगा। जैसे ये था, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे किया, इसको इससे किया, 3 पाई पे वैल्यू इसकी -1 आएगी, तो ये इस तरफ चला जाएगा। ये और ये अब यहाँ बीच में हमारा रह जाता है 0 पर वैल्यू 1 होती है, 0 पर जो वैल्यू है वो हमारी कितनी होती है कॉस की 1 वैल्यू कितने पर होती है 0 पर। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा कॉस इनवर्स x का। आप देख सकते हो कि इसका जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में साइन की तरह ही चल रहा है, और बाकी तो रेंज जो है वैसे तो सारा रियल नंबर आ रहा है ग्राफ में तो, लेकिन जब प्रिंसिपल ब्रांच की बात करते हैं तो वो हमारी यहाँ 0 से लेकर पाई तक हमारी आ जाती है, क्योंकि इसमें ये हमारा फंक्शन क्या था, यहाँ पर 1 1 एंड ऑन 2 था। मेन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कॉस इनवर्स का डोमेन एंड रेंज। अब जल्दी से हम टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट को डिस्कस करते हैं। अब हम टेंजेंट एक्स के ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। टेंजेंट एक्स का डोमेन मैंने आपको बता दिया था, ऑल रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट दिस सेट, मतलब π/2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स है, बिल्कुल सारा हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। टेंजेंट होता है साइन बाय कॉस, जहाँ कॉस हमारा 0 होता है वहाँ टेंजेंट भी डिफाइन नहीं होता है, तो वो थे π/2 के ऑड मल्टीपल्स। तो ये तो डोमेन था और रेंज थी ऑल रियल नंबर्स। ठीक है भाई, अब हम यहाँ इसका ग्राफ, एक रफ ग्राफ मैं बार बार कह रही हूँ, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये देखो मैंने यहाँ π/2 सारे एंगल्स ले लिए, और ये 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, क्योंकि रेंज इसकी रियल नंबर्स होती है। तो 0 पे टेंजेंट की वैल्यू 0 होती है, और ये 0 से 90 के बीच में 45 है, 45 पे वैल्यू 1 होती है, और इससे जैसे ही आप आगे जाओगे 60 पे वैल्यू √3 होती है। √3 का मतलब 1.73 समथिंग होता है, और ये वैल्यू ऐसे धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जब मैं अगर 90 डिग्री पर, मेरी बात सुनना, बात करती हूँ तो 90 डिग्री पे ना टेंजेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, अनडिफाइंड होता है। इसी तरह मैं एक लाइन यहाँ भी ड्रॉ करना चाहूँगी, -π/4 पे -1, -60 पे -1.32, और ये वैल्यू ऐसे। तो ये ग्राफ किस तरह ड्रॉ होगा, ये ऐसे आपका ग्राफ चलेगा और यूँ जाएगा। यूँ क्यों जाएगा कि वैल्यू एक्सटेंड तो होंगी, लेकिन धीरे धीरे ये अप टू इन्फिनिटी जा रही हैं, क्योंकि π/2 पर ये इन्फिनिटी बन जाता है, और -π/2 पर ये -इन्फिनिटी बन जाता है। अब जब हम इस इंटरवल की बात करते हैं तो इसमें भी यही बिहेवियर रहेगा, क्योंकि 3π/2 पर ये इन्फिनिटी पर जाएगा, समझ में आ रही है मेरी बात, और इधर ये इस तरफ जाएगा -इन्फिनिटी पर। तो ये ग्राफ आपका फिर से इस तरीके से आएगा। तो हर एक सर्टेन इंटरवल में ये डॉटेड लाइंस जो है ना, ये इंटरवल को ब्रेक कर रही हैं। -π पर ये हमारा 0 हो जाएगा,
और जब हम बात करते हैं यहाँ से, तो ये ग्राफ हमारा फिर इस तरह से जाएगा। तो ये अलग अलग ब्रांचेज इसकी दूर से ही दिखाई दे रही हैं। ये ब्रांच की जब मैं बात करती हूँ तो आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, ग्राफ को एक ही जगह कट करेगी। तो इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये 1 1 एंड ऑन 2 होने वाला है। तो इस इंटरवल में इसका जो है इन्वर्स डिफाइन होगा, इस इंटरवल में भी डिफाइन होगा, इसमें भी होगा। एंड दिस विल बी आवर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो कि -90 to 90 है, लेकिन ओपन है, क्लोज्ड नहीं है। क्लोज्ड क्यों नहीं है? क्योंकि 90 पे तो डिफाइन ही नहीं हो रहा ना। तो इसकी रेंज आ जाएगी -90 to 90 ओपन इंटरवल। देखो मैं फिर बार बार एक ही बात बता रही हूँ, टेंजेंट फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन था? रियल से लेकर 2n+1 π/2 को छोड़ दें तो रियल पर। तो इसका जो कोडोमेन है वो अब इसके लिए क्या बन जाएगा? डोमेन। तो डोमेन हो जाएगा रियल, और इसका जो डोमेन है वो हिसाब से इसकी रेंज बननी चाहिए थी अगर इन्वर्टिबल है तो। लेकिन इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमें इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल में। तो ये टेंजेंट का ग्राफ था। जब मैं टेंजेंट इन्वर्स की बात करती हूँ तो मेन लेंगे इसको। देखो मैं बार बार आपको बता रही हूँ, इसको उठा के और ऐसे कर दो, ठीक है। तो π/2 पे जब बात करते हैं, इसको ना ऐसे मैं पहले ही डिफाइन कर लेती हूँ। 0 वैल्यू कितने डिग्री पर होती है? 0 पर होती है। 1 वैल्यू कितने पर होती है? 45 पर। ये 45 हो जाएगा। 1.7 समथिंग 60 पर होती है। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा और इधर से ये ग्राफ आपका इस तरह से आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x का, केवल और केवल इस इंटरवल में। जब मैं आगे और इंटरवल लूँगी, 3π/2 लूँगी, तो यहाँ मेरा फिर 0 आएगा और मेरा ये ग्राफ फिर ऐसे चला जाएगा। जब मैं नीचे आऊँगी -3π/2 लूँगी तो फिर मेरा ये ग्राफ की अलग अलग ब्रांचेज इसकी बनती चली जाएंगी। तो मैंने केवल ये वाला ग्राफ आपको दिखाया है। बार बार कह रही हूँ, मेन आपने इनके डोमेन और रेंज को समझना है। कोटेंजेंट को देखते हैं, उसके बाद सीकेंट और कोसिकेंट को। अब आ जाते हैं बेटा कोटेंजेंट x और कोटेंजेंट इनवर्स x पर। कोटेंजेंट कहाँ से बनता है भाई? cos x बाय साइन x से। साइन जहाँ 0 होगा वह कॉट डिफाइन नहीं होगा। साइन 0 कहाँ होता है? पाई के मल्टीपल्स पर। तो इसका जो डोमेन है वो r-n π, n एक इंटीजर और रेंज एक रियल नंबर हो जाएगा। जब हम कोटेंजेंट के ग्राफ की बात करते हैं तो कोटेंजेंट की वैल्यूज़ याद कर लो क्या होती हैं। कोटेंजेंट की वैल्यू 45 पे तो 1 होती है। कोटेंजेंट 0 आपका डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि साइन 0 होता है तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 0 पे जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है हमारी, तो इधर जाएगी, ठीक है। और जब हम कोटेंजेंट π/2 की बात करते हैं तो हमारा जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है? नियर अबाउट 0 होती चली जाती है। कोटेंजेंट π/2 पर होती ही 0 है, सॉरी, कोटेंजेंट π/2 पर तो वैल्यू ही 0 होती है हमारी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम, तो कोटेंजेंट पाई पर आ जाते हैं। तो ये आपका जो ग्राफ है, देखो भाई जरा ध्यान देना, पाई पर जो बिहेवियर होगा ना वो बिल्कुल 0 वाला बिहेवियर हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, अगर वैल्यू याद ना हो तो कोटेंजेंट पाई होता है cos π/sin π। साइन पाई 0 होता है तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो यहाँ 0 पर भी ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। मैं ब्लू कलर उठा लेती हूँ। और बेटा जी यहाँ भी ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह से, टेंजेंट वाला ही बिहेवियर आ जाएगा लेकिन कुछ इस तरह से जाएगा और ये इन्फिनिटी पर चलता चला जाएगा, ठीक है। π/2 पर 0 हो जाएगा, 2π पर फिर ये हमारा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये ग्राफ फिर हमारा इस तरह चला जाएगा। अब हम बात करते हैं इस इंटरवल के 0 to -π की। ध्यान देना, ये बीच में यहाँ इंटरवल ही है, इसको भी डॉटेड कर लीजिए। जब हम इस साइड में आते हैं तो भाई फिर से वही हमारा -90 पे तो 0 हो जाएगा और -π पे इधर चला जाएगा, और नेगेटिव साइड में आ रहे हैं तो -∞ पे चला जाएगा 0 की तरफ। तो ये इस तरह से इसकी कोटेंजेंट का ग्राफ आएगा। आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई 0 से पाई के बीच में जब हम यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे तो कर्व को एक ही जगह कट करेंगी तो 1 1 on 2 आएगा। इस डोमेन में भी 1 1 on 2 आएगा, भाई इस डोमेन में भी 1 1 on 2 आएगा। तो ये सारे के सारे डोमेन्स ऐसे हैं जो फंक्शन को बाइजेक्टिव बना रहे हैं, तो हर डोमेन में ये इन्वर्टिबल होगा। ये वाला हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगी जो कि 0 to π ओपन इंटरवल है। कोस का 0 to π क्लोज्ड इंटरवल था क्योंकि यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगी वो 0 to π ओपन हो जाएगी। और रेंज तो हमें
डोमेन तो हमें पता ही है कि हर रियल नंबर के लिए, ये देखो ना, हर रियल नंबर के लिए ये डिफाइन हो जाएगा कोटेंजेंट इनवर्स एक्स। बार बार बता रही हूँ, जो इसका डोमेन है वो उसका को डोमेन बन जाता है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड होकर बनता है। जो इसकी रेंज है या को डोमेन है वो उसका डोमेन बन जाता है। अब यहाँ फिर से आ जाएं हम, अब बात करते हैं भी कोटेंजेंट इनवर्स के ग्राफ की। तो बता रखा है मैंने आपको कि इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दो, यही ग्राफ आपका यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अगर हमारी वैल्यू 0, मतलब कोटेंजेंट इनवर्स 0 की बात करूँ, मैं आपको कोटेंजेंट इनवर्स 0 की बात करूँ तो कोटेंजेंट की वैल्यू 0 कितने पे होती है, π/2 पे होती है। ठीक है, कोटेंजेंट की वैल्यू 0 कितने पे होती है, π/2 पे। 1 कितने पे होती है, π/4 पे। और आगे ये वैल्यूज इधर चली जाएंगी हमारी, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा इस तरफ। अब आगे हम बढ़ते हैं अपना पाई की तरफ। ठीक है, पाई की तरफ बढ़ेंगे तो फिर से वही हमारा ये वाला ग्राफ ऐसे चलता चला जाएगा। इधर भाई थोड़ा सा स्पेस कम रह गया है, इसको एक बार मैं यहाँ से थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। हमने अपनी प्रिंसिपल ब्रांच ही देखी है बस यहाँ पर। तो ये इस तरह से हमारा कोटेंजेंट इनवर्स की एक ब्रांच बनेगी। अब आप नीचे आओ, 0 to -π पे जब आप आओगे तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी अलग अलग ब्रांचेज आपकी कोटेंजेंट इनवर्स एक्स की आती चली जाएंगी, जिसका डोमेन है आपका रियल नंबर और रेंज है आपकी 0 to π। सीकेंट कोसिकेंट को और देखते हैं। अब देखते हैं बेटा कोसिकेंट का ग्राफ और कोसिकेंट इनवर्स का ग्राफ। थोड़ा सा यहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी। कोसिकेंट एक्स का जो हमारा फंक्शन है वो बिल्कुल 1/sin x, भाई जैसे हमने उसको कोटेंजेंट को देखा था उसी तरह से इसका बिहेवियर चलेगा। उसमें cos/sin था, तो जहाँ साइन 0 होगा वहाँ ये डिफाइन नहीं होगा, तो r-n π से अब इसकी जो रेंज चलेगी वो r -(-1 to 1) चलेगी। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था। क्यों? क्योंकि भाई साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच होती है, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो -1 और 1 के बीच तो आएगा नहीं। तो ये सारी बातें हमने पहले कर ली थी। अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो कि हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें कोसिकेंट का। 2-4 वैल्यूज मैं आपको यहाँ लिखना चाहूँगी। कोसिकेंट की वैल्यू 0 पे इन्फिनिटी होती है, π/4 पे √2 हो जाती है, π/2 पे 1 हो जाती है, और फर्स्ट और सेकंड दोनों में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो जब π/4 पे वैल्यू √2 है तो पाई प्लस π/4 यानी कि 135 पे भी वैल्यू √2 आ जाएगी हमारी। ठीक है, समझ आ रही है बात? मतलब रिपीट करेंगी वैल्यूज़, 0 से 180 के बीच में रिपीट करेंगी वैल्यूज़। तो थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं ग्राफ बनाने की। π/2 पे वैल्यू 1 है, तो ये तो π/2 पे वैल्यू आ गई 1। इस इंटरवल में मेरी बात को सुन लो ध्यान से, इस इंटरवल में ग्राफ का कोई पोर्शन नहीं आने वाला। इस इंटरवल में ग्राफ का कोई पोर्शन नहीं आएगा, क्योंकि हमने कह दिया है कि इसकी जो को डोमेन है उसमें -1 से 1 तो है ही नहीं, तो ग्राफ तो इसके ऊपर ऊपर चलेगा। अब कॉस की वैल्यू 45 पे लूँ तो √2 है, √2 होता है 1.4 समथिंग, ये 45 है भाई आपका 0 से 90 के बीच में, और वैल्यू है 1.4 समथिंग, तो ये आ जाएगी। अब ध्यान देना, cos 135 पे भी √2 है, तो 135 यहाँ आ जाएगा, √2 है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये एक पैराबोला बन जाएगा। 0 पे वैल्यू इन्फिनिटी पे जानी है, तो इन्फिनिटी पे अगर मैं ऐसे जाती हूँ तो ये मेरा ग्राफ। अब सुन लो, पाई पे कोसिकेंट की वैल्यू पाई पे भी इन्फिनिटी जाएगी, तो अगर मैं यहाँ पाई वाली लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये मेरा कर्व खींचेगा जो पैराबोलिक होगा नेचर में। ठीक है, ये 0 to π के बीच में ग्राफ है, 1 1 1 2 तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं इधर आती हूँ और 0 to -π के बीच में जब मैं ग्राफ खींचती हूँ तो सारा मेरा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ रहता है, तो नेगेटिव रहेगा, नीचे की तरफ आएगा। -π/2 में यहाँ लिख देती हूँ तो वैल्यू -1 रहेगी, एंड ऑन द सेम लाइन ये ग्राफ मेरा ऐसे आएगा। जब मैं पाई से 2π जाती हूँ, ध्यान से सुन लो मेरी बात, पाई से 2π फिर से मेरा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। देखो छोटी छोटी बातें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये सारा बेस हमारा क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं पाई से 2π की बात करती हूँ, थर्ड फोर्थ में कोसिकेंट नेगेटिव रहता है,
तो यहाँ भी आपका ग्राफ इस तरीके से चलेगा। जब मैं 2 पाई से आगे जाती हूँ तो मैं ऊपर वाले क्वाड्रेंट में फिर से आ जाऊँगी फर्स्ट और सेकंड में, तो फिर ये ग्राफ ऐसे चलेगा। तो ये कोसिकेंट का ग्राफ भी ब्रांचेज में चलेगा। अब समस्या है इसको 1 1 और ऑन टू देखने की। इस इंटरवल में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी। अब आपको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। यहाँ देखो, अगर मैं इसको यहाँ से आधा कर दूं तो ये वाला हिस्सा, और यहाँ से आधा कर दूं बेटा तो ये वाला हिस्सा, दोनों ब्रांच 1 1 हैं और ऑन टू हैं। यहाँ लाइन खींच लो, हर ब्रांच को एक ही बार वो काट रहा है। जो लाइन इस ब्रांच को काट रही है इसको नहीं कट कर रही, जो इसको कट कर रही है इसको नहीं कर रही। लेकिन इसमें ये 0 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 0 पर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये हमारी कोसिकेंट इनवर्स के लिए प्रिंसिपल ब्रांच होगी -90 to 90, जिसमें 0 एक्सक्लूड होगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा। ये होगी हमारी रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंडर जो हमारी रेंज आएगी वो हो जाएगी -90 to 90, क्लोज्ड इंटरवल 0 को एक्सक्लूड कर दो इसमें से, ये हमारी रेंज आ जाएगी। और जब हम कोसिकेंट के डोमेन की बात करते हैं, ध्यान दो, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इस एरिया में कोई भी ग्राफ नहीं आएगा, यानी -1 और 1 के बीच में कोसिकेंट इनवर्स का कोई डिफाइन ही नहीं हो रहा, हम उसको डिस्कस ही नहीं कर सकते। तो इसकी जो रेंज आएगी वो सारे रियल्स आएंगे, लेकिन -1 से 1 के ओपन इंटरवल को छोड़कर। आ रही है कुछ बात समझ में? मतलब -1 और 1 के बीच में ग्राफ का कोई पार्ट नहीं है, तो यहाँ ग्राफ 1 1 ऑन टू वाली कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ ग्राफ इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। तो रेंज में से वो वैल्यूज हट जाएंगी। बाकी सब के लिए ये जितने भी रियल नंबर्स इस y वाली लाइन पर है, सब के लिए हमारा ग्राफ चलता चला जाएगा। भाई इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है नीचे, ठीक है। अब आ जाओ कोसिकेंट इनवर्स पर। मेन हम आइडिया ले रहे हैं। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, ये भी कुछ इसी तरीके से होगा। अब इसकी जो ब्रांच है वो -90 to 90 है, लेकिन 0 पे नहीं है, और यहाँ हमारा ग्राफ होगा नहीं। भाई -1 और 1 के बीच में तो ग्राफ होगा नहीं, तो यहाँ हल्की सी लाइन हम पहले ही लगा लेते हैं कि भाई इस इंटरवल में तो मेरा ग्राफ आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। कोसिकेंट का मैं पहले ही बता रही हूँ, थोड़ा सा हमें बड़े ध्यान से इसको बनाना है। अब ध्यान देंगे कि ये देखो 0 to 90 है, लेकिन ग्राफ वैसे 0 to पाई जा रहा है हमारा, तो ये 0 to पाई वाला हिस्सा एक बार ले लो। तो 1 वैल्यू होती है π/2 पर, अभी मैंने इरेज कर दिया। और √2 का मतलब था 1.4 वैल्यू थी 45 पे, तो 1.4 वैल्यू थी 45 पे और 1.4 वैल्यू थी यहाँ पे। तो ये ग्राफ आपका यहाँ ऐसे चलता, ठीक है भाई, इससे इधर। और जब हम यहाँ आ जाते हैं 0 to -π तक, तो ये इसको ना ऊपर लिख लो। -1 वैल्यू होगी -π/2 पर, इन सबको ना ऊपर लिख लो, थोड़ा सा यहाँ ओछ पोछ नहीं होगा। तो ये ब्रांच आपकी इस तरीके से चलेगी, ठीक है। अब जब हम यहाँ आएंगे इस वाले में, तो फिर ये मेरी ब्रांच ऐसे ही चलेगी, ठीक है। इससे ऊपर वाले में जाएंगे तो ये ब्रांच ऐसे चलेगी। और जो हमारा इन्वर्टिबल पार्ट है वो -90, ये थोड़ा सा बीच में नहीं आ रहा है तो आप इसको एडजस्ट कर लेना, ये हिस्सा होगा। और भाई ये वाला, इसको मैं डबलिंग सा कर देती हूँ, थोड़ा पेन का कलर मिक्स हो जाता है ना, ब्लू में ब्लैक मिक्स हो जाए ना तो अलग ही कलर देने लगता है मार्कर फिर। तो ये वो हिस्सा है जो हमारा इनवर्स फंक्शन को यहाँ पर प्रिंसिपल ब्रांच में शो कर रहा है। कोसिकेंट इनवर्स आया कुछ समझ में, और लास्ट रह जाता है सीकेंट इनवर्स एक्स। और अब हमारा आज का लास्ट फंक्शन आ जाता है सीकेंट एक्स एंड सीकेंट इनवर्स एक्स। ये एक मिनट, इसको पिछला ही लिखा रह गया, ये अभी नहीं है ये कुछ भी यहाँ पर।
हम बात कर रहे हैं सीकेंट और सीकेंट इनवर्स एक्स की। तो सीकेंट की जो डोमेन होता है वो सारे रियल नंबर्स होते हैं π/2 के ऑड मल्टीपल को छोड़कर, क्योंकि सीकेंट भाई कैसे बनता है, cos x से बनता है हमारा, ठीक है, cos x से 1/cos x से बनता है। और जहाँ जहाँ आपका cos x डिफाइन नहीं होगा वहाँ वहाँ आपका सीकेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब हम यहाँ पर फटाफट से एंगल ले लेते हैं, π/2 पाई, 3π/2 2π, और ये ले लिया 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -π/2 -π -3π/2 -2π। ठीक है, फटाफट से हम सीकेंट की वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं कि सीकेंट की वैल्यू जब हम देखते हैं कॉस का रेसिप्रोकल है। देखो कॉस का ग्राफ अगर मैं आपको ड्रॉ करूं, अभी हमने किया था तो 0, ये हमारा कॉस का ग्राफ चल रहा था, इसके जस्ट अपोजिट हमारा जो ग्राफ चलेगा ना वो सीकेंट का चलेगा, इससे अलग चलेगा। सीकेंट की वैल्यू 0 पर 1 होगी और π/2 पर सीकेंट डिफाइन नहीं है, -π/2 पर भी सीकेंट डिफाइन नहीं है। तो हल्का हल्का सा पार्टीशन मैंने यहाँ कर दिया। और जैसे हमने कोसिकेंट को डिस्कस किया था, जैसे मान लो 45 ले लेते हैं, ठीक है, सीकेंट 45 की जब मैं बात करती हूँ तो वो √2 आ जाएगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग। तो ये आपका 45 है, 45 पे वैल्यू 1.5 से थोड़ी सी नीचे होगी और 135 पे भी इतनी ही होगी, और ये फिर इन्फिनिटी पे चलता चला जाएगा। तो वही एक पैराबोला टाइप में आपका ये कर्व बन जाएगा। तो ये जो है ये सीकेंट को शो कर रहा है। जब हम इस इंटरवल में आते हैं तो इसके नीचे शो करेगा। आप ये देख लो, ये 90 से लेकर कहाँ तक है, 3π/2 तक। तो ये हमारा कौन सा इंटरवल, कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता है, सेकंड। मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। 90 से और 270 तक जब मैं बात करती हूँ तो ये मेरा आ जाता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें सीकेंट नेगेटिव होता है। तो ये ग्राफ यहाँ ऐसे डाउनवर्ड चला जाएगा 3π/2 तक, 3π/2 से 2π, और उससे आगे तक जब हम जाएंगे तो ये ऐसे अपवर्डेड चला जाएगा। यहाँ आएंगे जब हम, तो यहाँ फिर से मेरा ग्राफ ये आ जाएगा। तो ये जो डार्क लाइंस थी वो सारी की सारी आपके सीकेंट के ग्राफ को शो कर रही हैं। कोसिकेंट की तरह ही इसका बिहेवियर चल रहा है, लेकिन 1/1 होने के लिए अब हमें ब्लैक कलर ले लेती हूँ मैं। ये 0 से यहाँ तक देखो, एक तो ये वाली ब्रांच और एक ये वाली, इन दोनों को यहाँ तक, ठीक है भाई, ध्यान दे लेना। 0 to π में ये जो ब्लैक कलर से 2 ब्रांच मैंने ली हैं, जब यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस मैं ड्रॉ करूँगी तो ये इस इंटरवल में बनने वाले ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करेंगी। तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन 1 एंड ऑन 2 होगा, लेकिन इसमें 90 डिग्री इंक्लूड नहीं है। तो ये सीकेंट इनवर्स के लिए प्रिंसिपल ब्रांच बन जाएगी। अगली ब्रांच ये बनेगी, उससे अगली ब्रांच ये बनेगी, तो इस तरह से बनती रहेंगी। अब हम केवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करेंगे तो 0 to π क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा, जिसमें π/2 इंक्लूड नहीं होगा। और रेंज की बात करूं तो डोमेन की बात करूं तो कोसिकेंट की तरह आप देख लो, आपका ग्राफ -1 और 1 के बीच में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो डोमेन में सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे -1 to 1 ओपन इंटरवल को छोड़कर। अब मैं बहुत जल्दी से आपको सीकेंट इनवर्स का ग्राफ और बता देती हूँ, और अगर कोई भी डाउट, जब तक मैं लिखती हूँ मैं बोल दूँ कि कोई भी डाउट आपको इस टॉपिक में रहता है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। जब हम इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर हम रियल नंबर्स लेते हैं ऑलवेज, और y पर हम क्या ले लेते हैं, एंगल्स ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा π/2, π, 3π/2, 90 पर ले रहे हैं हम 2π, और भाई -π/2, -π एंड सो ऑन। तो आइडिया कैसे लोगे, यहीं से ले लो ना। हमारा चल रहा है 0 से π के बीच में, लेकिन जो ग्राफ डल रहा है वो -90 से 90 के बीच में जा रहा है, और 0 पे वैल्यू 1 है, 0 पे वैल्यू 1 है तो यहाँ आएगी। और अगर ये मेरी -90 और +90 वाली लाइन है तो ये मेरा ग्राफ ऐसे आ जाएगा,
क्लियर, यहाँ ग्राफ का कोई भी पार्ट नहीं आएगा। अब अगर हम आगे चलते हैं π/2 टू 3π/2, तो ये π/2 टू 3π/2 वाली लाइन हो जाती है नेगेटिव है, तो इस बार ये यहाँ ध्यान दे लेना, ये आएगा और इस बार ये ग्राफ आ जाएगा आपका। इस तरह से आपकी अलग अलग ब्रांचेज ग्राफ की चलती रहेंगी और ये आपका सीकेंट इनवर्स का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सभी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन रेंज, उनके ग्राफ और उनके इन्वर्स के ग्राफ विद देयर डोमेन रेंज यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश की है उन स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पर जो किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स केवल डोमेन और रेंज से अपना काम चला सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दोनों के ही फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों के डोमेन रेंज बताऊंगी और उनके न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे सारे के सारे। कोई भी डाउट आपको इस लेक्चर में रहता है या लगता है कि कुछ और मुझे इसमें बताना चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। लेक्चर से थोड़ा भी बेनिफिट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर किया करें। थैंक यू।